ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पूरा रोड मैप कैसे तैयार करते हैं। मैं पूरा रोड मैप आपको बना के दूंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी है 2025 में। पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे आपको चीजें करनी है, इतना कैपिटल है तो आपको इतना रिस्क लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन सी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करनी है, कैसे डिप्लॉय करनी है, कौन से मार्केट कंडीशन में डिप्लॉय करनी है, कब डिप्लॉय नहीं करनी है, सब सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपको ऐसी वीडियो जो है यूट्यूब पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज या तो डाउनलोड करके रख लो या सेव कर लो इस वीडियो को, ताकि आप बार बार इस वीडियो को देख के समझ सको कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपने एक साल तक इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको फॉलो कर लिया ना, तो आपको दूसरी जगह या दूसरे चैनल पे या फिर कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप की जो स्किल्स है उसको ब्रशअप करने के लिए आप चीजें पढ़ सकते हो, सीख सकते हो नई चीजें। बट ये कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कि करना क्या है, मतलब आपने देखा होगा नहीं, टेक्निकल में भी आपको सब कुछ आ गया, साइकोलॉजी भी आपकी ठीक है, बट फिर भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन भी बताऊंगा एंड उसको कैसे ठीक करते हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। बस जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ना उसको एक साल तक या कम से कम 6 महीने तक तो फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है, एंड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है अगर, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो मैं पूछना चाहता हूँ ना आप लोगों से कि आप ट्रेडिंग में आना क्यों चाहते हो। देखो, सबसे ज्यादातर लोगों का आंसर जो होगा वो होगा वी वांट टू मेक मनी। ठीक है, ये सबसे कॉमन आंसर होगा। बट अगर मैं मेरे से कोई पूछे कि आप क्यों ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो मैं सही बता रहा हूँ कि मैं शुरू से ही, मतलब 10th के बाद अगर मैंने जो फील्ड चूज करी, मैंने कॉमर्स लिया था 10th के बाद। ठीक है, उसके बाद मेरे को जितना इंटरेस्ट आया ना इकोनॉमिक्स में कि कैसे चीजें जीडीपी काम करती है, कैसे डिमांड काम करता है, कैसे सप्लाई काम करती है, जब मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया ना, मैं तब उसमें पढ़ता गया। फिर मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स किया, फिर मैंने एनएसएम के सारे सर्टिफिकेशंस किए, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। ठीक है, मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया था, मैं सीखते सीखते आया था। एंड वो दूसरी चीज थी कि मैं मार्केट को भी धीरे धीरे सीख गया। बट पहला पैशन जो मेरा था वो इकोनॉमिक्स को समझना था कि कैसे जीडीपी काम करती है, कैसे एक कंट्री काम करती है, कैसे बिजनेसेस काम करते हैं, कैसे वो बिजनेसेस रन करते हैं, कैसे आइडिया आता है, जनरेशन कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एनालिसिस कैसे होता है। ये सारी चीजें मैंने बाद में सीखी हैं। अब जैसे अगर आप भी अभी भी देखोगे कि मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ, देखो माइक्रो में, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है इन चीजों में। मैं अभी जस्ट पढ़ के उठा था एक और चीज, जो इसका आर्य का पहला वाला पीडीएफ है वो मैं पढ़ के उठा था, अब ये सेकंड वाला पीडीएफ है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई इसमें एग्जाम देना, मेरे को जॉब करने जाना, बट फिर भी मेरे को इंटरेस्ट है कि यार क्या और क्या पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या डॉलर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाले 10 सालों में इन्फ्लेशन कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। तो ये सारी चीजें मेरे को इंटरेस्ट है इसमें। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करो कि आप आना क्यों चाहते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, आप सिर्फ ये देख रहे हो तो ईजी है, घर पे बैठो आराम से और पैसा कमाओ, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको मार्केट कुछ नहीं देने वाला। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, आप मार्केट के बारे में पैशनेट नहीं हो, सीखने के बारे में पैशनेट नहीं हो ना, तो मार्केट आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, मेरे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वीडियो से मिलेगा एक फ्रेमवर्क के बिना ट्रेडिंग में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ बात। आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक प्लानिंग, कि मैं कल मार्केट में क्या करूंगा। मेरे पास प्लान होना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा व्यू है मार्केट को लेके, उस व्यू पे मैं कैसे एग्जीक्यूशन करूंगा, एंड फिर उस व्यू पे एनालिसिस कैसे करके मैं एक ट्रेड बनाऊंगा मार्केट में। आप एज कैसे अपना फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्विटी ट्रेड कर रहा हूँ, तो इक्विटी में इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि इक्विटी में ट्रेड करने का मेरा एज है। मैं बड़े बड़े एमटीएन स्विंग्स नहीं देख सकता, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को इतने बड़े बड़े प्रॉफिट या इतने बड़े बड़े लॉस देखने की आदत नहीं है एक ही टाइम में। ठीक है, धीरे धीरे अगर वो लॉस इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को डिसीजन लेने का टाइम मिलता है कि अच्छा मैं गलत हो रहा हूँ, तो मैं डिसीजन लेके उसको हटा सकता हूँ। या फिर प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो मुझे पता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है, कब अर्ली एग्जिट नहीं करना है, कब अर्ली एंट्री नहीं करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब प्रॉफिट बुक नहीं करना है, कौन से मार्केट सिनेरियोज में बुक करना है। तो ये चीजें का मैं डिसीजन ले सकता हूँ जब वो एमटीएम जो मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एमटीएम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो मेरे को डिसीजन लेने का जो है टाइम मिल जाता है। पर अगर आप देखोगे इंट्राडे ट्रेड में आपको टाइम ही नहीं मिलता। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं, इमोशंस बीच में आते हैं कि बुक करूं, नहीं करूं। तो ये मेरा माइंड धीरे चलता है थोड़ा, पर मेरे डिसीजन जो है वो काफी एक्यूरेट होते हैं, तो इसलिए मेरे को टाइम लगता है, बट अच्छे डिसीजन ले पाता हूँ मैं टाइम के साथ। अगर मेरे को कोई बोले जल्दी डिसीजन ले, तो मैं एंशियस हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, मेरे से डिसीजन नहीं लिए जाते। ये मैंने कैसे पता लगाया?
कर करके कि ऐसे नहीं कि मैं सुबह उठा, अरे आज क्या है, कुछ नहीं है तो आज मेरे को ये पता चल गया, ऐसे नहीं है। मैंने करा तो मुझे पता लगा कि यार मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करी, मैंने पहले ऑप्शन बाइंग भी करी, इक्विटी में भी ट्रेडिंग करी, इक्विटी में इंट्राडे भी किया, स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ किया मैंने, फॉरेक्स भी किया है मैंने, एक्सएलएस पे मेरा अकाउंट होता था उस टाइम पे, कमोडिटी भी किया है मैंने, सब कुछ किया है, क्रूड ऑयल व्रूड सब किया है मैंने। तब मेरे को पता चला कि मेरे लिए काम क्या करता है। तो वही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अपना एज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टॉक्स करने हैं, ऑप्शंस करने हैं, ईटीएफ्स करने हैं, क्या स्ट्रेटजीज आपको डिप्लॉय करनी है, कब डिप्लॉय करनी है, सब कुछ। हम शुरू करते हैं कि फ्रेमवर्क होना क्या चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए अलग अलग ट्रेडर्स का। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है एंड फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहली जो चीज फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जितना इंपॉर्टेंट है ना ट्रेडिंग के अंदर, मेरे को ये लगता है कि और कुछ भी नहीं है। टाइम फ्रेम जितना आपकी ट्रेडिंग में चेंज ला सकती है उतना कोई भी नहीं ला सकता। कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास हो, कोई भी कैंडलस्टिक आप रीड कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी चार्ट पैटर्न आप रीड कर रहे हो, जितना टाइम फ्रेम का इफेक्ट पड़ता है ना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उतना किसी चीज का नहीं पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज डेली टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम में मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मेरे ग्रुप में अगर जो भी लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो मुझे पता था कि लिक्विडिटी लेने जाएगा, लिक्विडिटी ली एंड यहाँ से इसने सपोर्ट दिखाया। तो जब इसने सपोर्ट दिखाया ना, जब मार्केट इस दिन पे था, यहाँ पे था, अब मैंने बोला कि ये ब्लू जोन, जो ये ब्लू जोन है, अब मार्केट यहाँ पे जाएगा ये लिक्विडिटी लेने। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने लिखा था कि 24,000 की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, एक बार जाना चाहिए नीचे जाने से पहले। अब आप इसका डेट देखो 27/12, मतलब 27 दिसंबर की बात है ये। एंड अभी मार्केट में ये जो कैंडल बनी है, कौन सी तारीख को बनी थी, ये जो आप कैंडल देखोगे ये यहाँ पे, तो ये 1 जनवरी की कैंडल है। मैंने इस दिन ही बोल दिया था यहाँ पे 27 दिसंबर के आसपास, जिस दिन ये कैंडल बनी थी, अगर आप देख रहे होगे ना यहाँ पे, जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी 27 दिसंबर को, मैंने इस दिन बोल दिया था कि मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। बल्कि मैंने ये इमेज भी शेयर करी थी, अगर आप देखोगे ना, कि इस वाली लिक्विडिटी को, जो ब्लू जोन है, इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाना चाहिए मार्केट को। मार्केट गया वहां पे। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ ऐसा पता है जो लोगों को नहीं पता है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी कैसे मार्केट काम करता है। फिर मैंने बोला देखो यहाँ पे, फिर मैंने नेक्स्ट दिन बोला, मैंने सिर्फ गैप फिल का बोला था, नेक्स्ट वीक मार्केट गिर भी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ गैप फिल का बोला था, नेक्स्ट वीक मार्केट गिर गया तो मुझे मत बोलना। अब देखो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड मार्केट फॉल हो गया। तो ये पता कैसे चला, ये एनालिसिस करने का तरीका कैसे आया, बड़े टाइम फ्रेम पे रह के। अगर मैं यही टाइम फ्रेम में कर देता 15 मिनट का, 5 मिनट का, तो मैं क्या समझ पाता, इससे कुछ नहीं समझ आता। क्या समझ आता मुझे, कैसे सपोर्ट में निकालूं, कैसे लिक्विडिटी फाइंड आउट करूं, कहां से क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को एक 20,000 फीट का व्यू नहीं मिल रहा है ना। आपको अगर किसी कंट्री के बारे में जानना है तो आप उसकी गली में जाके उसको जान सकते हो, कि ऊपर से देख के जान सकते हो कि वहां पे नदियां कितनी है, कितने पहाड़ हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कितना एरिया खाली है, कितना एरिया भरा है, वो कैसे देखोगे आप। एक गली में घुस के तो देखोगे नहीं। एक बड़े, अगर आपको टॉप व्यू मिल रहा है वहां से, हेलीकॉप्टर पे जाके आप देख सकते हो वहां पे, तभी तो आपको एक बड़ा व्यू मिलेगा। भी कहीं पे भी आना है ना, तो अगर आपको किसी भी चीज का एनालिसिस करना है ना, तो आपको सबसे पहले उसको टॉप व्यू से देखना होगा। टॉप व्यू का मतलब क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम से, डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम पे आके टॉप डाउन अप्रोच से एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले मंथली अगर आपने किया तो मंथली में आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, वीकली में आपको ट्रेंड एनालिसिस तो कर वीकली में आपको ट्रेंड एनालिसिस तो करना ही करना है, बट आपको ये भी देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है कि जहां से रिवर्सल आ सकता है स्टॉक के अंदर या फिर कोई भी इंडाइसेस के अंदर। डेली में आपको देखना है कि कहाँ पे मेरी एंट्री बन सकती है, कहाँ पे मेरे एग्जिट बन सकते हैं, एंड 1 और 2 आवर पे आपको एंट्री एंड एग्जिट लेने। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, कौन सा नहीं है, कौन से टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेडिंग करूं। सबसे सिंपल है कि आपकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है, चाह क्या रहे हो आप मार्केट से। कि आप चाह रहे हो कि मेरे को महीने का 4% मिल जाए, आप चाह रहे हो कि मेरे को महीने का 10% मिल जाए, आप चाह रहे हो कि हर महीने डबल करूं। आप चाहते क्या हो, आपको लिखना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा कि मैं फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन करूं, मैं चाहता क्या हूं अपने लिए। तो आपको ये सब नोट डाउन करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को डेली ट्रेड करना है, मेरे पास और कुछ करने के लिए, देखो मैं भी फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ मैं भी। तो ऐसा नहीं है कि फुल टाइम ट्रेडर डेली ट्रेड करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक सिस्टम है,
उस पर मेरे को स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, तो उस स्ट्रैटेजी को मैं डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने का मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास दिन है कि मैं जब जब डिप्लॉय करूंगा, जब जब मार्केट में ये कंडीशंस मेरी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली फुलफिल होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी कंडीशन जो डेली फुलफिल होंगी, पर जब फुलफिल होंगी जब मेरे को डिप्लॉय करना है। सिंपल सा मेरा लॉजिक है। अब मैं उसमें डेली करूं, मेरा फुलफिल भी नहीं हो रहा, फिर भी मैं करे जाऊं, तो अननेसेसरी जो लॉस होते हैं ना वो मार्केट में ज्यादा होते हैं। चाहे आप कभी भी देख लेना, आप कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, कोई भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो यही है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। ठीक है, जितना कम होल्डिंग आप पीरियड रखोगे, अब जैसे मेरे कोई क्लाइंट्स है, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो अब वो देखते हैं कि उन्होंने, हमने एक, आप ट्रेड का एग्जांपल देता हूं आपको, हमने सीमेंस लिया हुआ था, फ्यूचर्स में करते हैं हम, तो फ्यूचर्स में हमने सीमेंस बाय किया हुआ था। ठीक है, अब यहां तक गया सीमेंस, मैंने उनको यहां दिलवाया था, डबल बॉटम का जब ब्रेकआउट हुआ था मैंने उनको यहां दिलवाया था, एंड यहाँ पे मैंने तो बोला था बुक कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए या फिर नीचे आए, हमें नहीं पता था उस टाइम पे। अब इन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया, उसके बाद में देखो गिर गया। एंड सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंडियन होटल का। यहाँ पे आप देखोगे अगर इंडियन होटल का, हमने यहाँ पे लिया हुआ था, हमारे पास 10 लॉट थे, मुझे अभी भी याद है ढंग से, हमने यहाँ पे लिया था और हम यहाँ पे निकल गए थे 800 805 के अराउंड हम निकल गए थे। तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि देख तुमने मेरे को निकलवा दिया पहले ही, हमारा व्यू है अब तो थोड़े दिन का ही, हम व्यू बना के चलते हैं कि 2-3 दिन में निकल जाएंगे, 4-5 दिन में निकल जाएंगे। अब वो जब ऊपर चला जाता है, जब वो बोलते हैं तुमने मेरे को जल्दी निकाल दिया, अब जब वो नीचे आ जाता है तब वो कुछ बोलते नहीं है। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है कि आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, आपका व्यू कैसे हम बनाते हैं। तो वो चीजें आप समझने की कोशिश करो कि आप कैसे एक बड़ा व्यू बनाओगे मार्केट के अंदर, एंड उस व्यू पे काम करोगे, उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करोगे। ये आपको बेसिकली समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे मैंने कई सारे इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, कई सारे तो मैं यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं मूव एवरेजेस यूज करता हूँ। ये ईएमएस लगा रखे हैं मैंने, ईएमएस में अगर मैं आपको दिखा दूं तो 10, 20, 50, 100 एंड 200। अब इन जो मैंने ये जो 5 ईएमएस लगा रखे हैं, इन पांचों ईएमए का अलग अलग तरीके से मैं देखता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं हूँ तो मैंने 20, 50, 200 एंड 100 ओपन, 200 एंड 100 ओपन किया हुआ है। ठीक है, एंड कभी कभी मैं 10 ईएमए भी ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि 20 ईएमए एंड 50 ईएमए की अगर प्राइस ऊपर है तो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 50 अगर वो 100 या 200 ईएमए के पास है तो इसका मतलब प्राइस बुलिश तो है, बट वो शॉर्ट टर्म में बेरिश हो चुका है। बट अगर प्राइस 200 और 100 के भी नीचे है तो मुझे पता है कि उसका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, मेरे को उस स्टॉक में लॉन्ग नहीं करना है जब तक वो अपने 100 एंड 200 ईएमए के ऊपर नहीं आता है। तो ये मेरे को ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपली अप ट्रेंड में, अगर कोई ईएमए भी फॉलो करता है तो सिंपली अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, तो मेरे को इसमें बाय ऑन डिप्स प्रीफर करना है। ठीक है, ये ओबीवी क्या होता है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये मेरे को हेल्प करता है कि वॉल्यूम प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम कैसा रिएक्ट कर रहा है उसको हेल्प करने में। एंड यहाँ पे भी मैंने 50 ईएमए के आसपास जो ब्लैक लाइन है वो लगा रखा है। एचवी मतलब होता है हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी। तो हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी मुझे बताती है कि अभी करंट वॉलिटिलिटी चल क्या रही है। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी एंड इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में क्या फर्क होता है। एक इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी हमें ये बताती है कि आने वाले टाइम में वॉलिटिलिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है। हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी हमें ये बताती है कि करंट वॉलिटिलिटी अभी क्या चल रही है मार्केट के अंदर। तो जब भी वॉलिटिलिटी हाई होती है तो हमें कभी भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए हाई वॉलिटिलिटी। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक जब ऊपर गया था तो लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है यहाँ पे, बट स्टॉक ने वापस रिवर्स दे दिया क्योंकि इनकी वॉलिटिलिटी क्रश हो गई। जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा इसकी वॉलिटिलिटी हमेशा नीचे आएगी। हमेशा स्टॉक आपको तभी बाय करना है जब वो लोअर वॉलिटिलिटीज में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, लोअर लेवल्स ऑफ वॉलिटिलिटी में ट्रेड कर रहा हो तभी आपको इसमें लॉन्ग क्रिएट करने होते हैं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब हर चीज जो भी आप, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में भी अगर कोई ट्रेड पंच कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको इंट्राडे की भी स्ट्रैटेजी दी हुई है, 10 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी दी हुई है। तो अगर आप इंट्राडे में भी प्ले कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी प्ले कर रहे हो, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी मैं प्लान करूंगा कि मैं क्या करूंगा। मुझे पता है अभी मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट ने अभी इन लेवल्स के आसपास आना पेंडिंग है मार्केट का, या तो क्या करेगा इसके नीचे वाले लेवल्स पे जिनके भी स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन लेवल्स के नीचे जिनके भी स्टॉप लॉसेज है ना, मार्केट की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके भी स्टॉप लॉस लेने आएगा, जैसे वो इन लोगों की स्टॉप लॉस लेने गया। अगर उसको ऊपर जाना है तो उसके बाद ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर नहीं भी आता तो यहाँ तक तो कम से कम आना ही चाहिए, अगर इतना ये आया है यहाँ पे तो
तो मेरा टारगेट रहेगा इसमें 23,300 के आसपास का, कि अगर रिवर्सल आना भी है तो वहां से आएगा। इसलिए मैंने, अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो तो मैंने बताया भी हुआ है कि मैं पुट्स को अक्यूमुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर अब मैं दिखाऊं आपको, अब धीरे धीरे देखोगे तो मैं पुट्स को अक्यूमुलेट कर रहा हूँ। मैंने यहीं पे लिखा था कि मेरे पुट सेलिंग के 3 रूल्स हैं, जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने 500 रुपये का कॉल बाय किया था और 600 रुपये के आसपास पहुंच गया, मैंने सेल नहीं किया अभी तक। एंड मैं धीरे धीरे मंथली का, मैंने दिसंबर का पुट बाय किया हुआ है, तो मैं धीरे धीरे मंथली का सेल करता रहूंगा। मेरे को रिकवर करने के लिए सिर्फ 500 रुपये, अगर मेरे को लॉस होता है तो। ठीक है, पुट्स में मंथली पुट्स जो है सेल करता रहूंगा। तो मेरा ये बेसिकली प्लान हो गया। अब इस प्लान के ऊपर मैं एग्जीक्यूशन कैसे करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाला हूँ, मेरे को डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करना है कि मेरे को क्या डिप्लॉय करना है। अब यहाँ पे जो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे देखो, अब जैसे इन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड किया था, ये अभी भी ट्रेड करते हैं मेरे साथ। तो हमने इस समय प्लान किया था। अब जिस समय हमने ट्रेड लिया, हमने पहले ही ये सब प्लानिंग कर ली थी कि हम कैसे इसमें ट्रेड बनाएंगे, हम कैसे कौन सी ट्रेड बनाएंगे, क्या सेल करेंगे, क्या बाय करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे। मैंने 28 दिसंबर को जो है अपनी पोजीशन बनवाई थी। एंड उससे पहले हमने नवंबर 28, 29 या 30 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी। एंड हमें पोजीशन लेने से पहले पता था कि हम उसको कब तक होल्ड करेंगे। तो हमें पता था हम 20 दिसंबर के आसपास उसको एग्जिट कर देंगे। एंड हमने सेम 17 या 18 के आसपास हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया इन प्रॉफिट। सेम हमने 28 दिसंबर को ट्रेड बनाया एंड हमने प्लान किया कि हम 20 जन के आसपास उसको एग्जिट कर देंगे। एंड सेम हमारा ट्रेड चल रहा है, अभी प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है। एंड इसका लॉजिक क्या था कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं कब तक ट्रेड बनाऊंगा। तो इसके लिए आप जो अभी, तो अब ये वाली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना, मार्केट व्यू एंड स्ट्रेटजीज टू डिप्लॉय, इसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी है, कौन सी स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, ये वीडियो कल आने वाली है वेडनेसडे को, मास्टर क्लास। ये 1.5 घंटे की वीडियो है। ये मैंने एक वेबिनार किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा है, आप देखना। इसमें मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज जो है बता रखी है, तो आप देखना, बहुत अच्छी वीडियो है ये भी। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों के पास प्लान नहीं होता। ठीक है, लोगों के पास आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास आइडिया है कि यार कल मार्केट नीचे आ सकता है, ये आइडिया है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड प्लानिंग। आइडिया क्या होता है कि हमारे पास एक थॉट होता है कि हम कल ये कर सकते हैं, हम करेंगे क्या। आइडिया का मतलब होता है कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, कि मार्केट नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, रेंज में रह सकता है। बस उस मार्केट कंडीशन में या तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है या फिर बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। हम क्या करेंगे, दैट इज प्लानिंग। अगर मार्केट नीचे आया तो हमें क्या करना है, दैट इज प्लानिंग। अगर मार्केट ऊपर गया तो हमें क्या करना है, दैट इज प्लानिंग। अब यहां पे आप देखो, जो मैंने बुकमार्क भी किया हुआ है, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के, थोड़े डिफेंसिव टाइप के ट्रेडर हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देन अगर आपको डिफेंसिव नहीं प्ले करना है, आप थोड़े इनटू जा सकते हो, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं उस पर बता दूंगा आपको, तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कई सारे ETFs में जो है अपना पैसा डाला हुआ है, और भी हैं इसमें मैंने जिसमें डाला हुआ है, बट मैंने उनको मार्क नहीं किया अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा ETF, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ETF है 26 रुपीज के आसपास का। मैंने इसमें, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इनका जो होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप उनका होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे देखो, डोमेस्टिक इक्विटी में आप आओगे, एंड यहाँ पे देखो डिक्सन टेकी, ओरेकल फाइनेंस, टेरेंट, लुपिन, टोरेंट फार्मा, इंडस टावर्स, ये सब स्टॉक्स ये होल्ड करते हैं। इनकी जो होल्डिंग है इसमें इंक्रीज ही हुई है। आप यहाँ पे क्वांटिटी भी देख सकते हो, कितना मार्केट वैल्यू ये होल्ड करते हैं वो भी देख सकते हो। इनके टोटल AUM का कितना परसेंटेज है इसी स्टॉक का होल्ड करते हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल AUM कितना, असेट अंडर मैनेजमेंट 356 करोड़ रुपीज ये मैनेज करते हैं, यहाँ से असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अब एक ETF में, मतलब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 26 रुपए में मैं इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आपको डाइवर्सिफाइड तरीके से आपको रिस्क कम रखना है, जो अपना रिस्क एक्सपोजर है वो आपको कम अगर रखना है, तो आप ETF के थ्रू मार्केट में एंट्री लो। एंड ETF के थ्रू, अब फॉर एग्जांपल आपने आज ETF में पैसा डाला, तो ऐसे नहीं होगा वो अगले दिन डबल हो जाएगा या फिर अगले दिन उसमें रिटर्न बन जाएगा। उसमें टाइम लगता है। मिनिमम टाइम पीरियड जो अगर आपको होल्ड करना है किसी भी ETF को, तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा 3 से 4 महीने के आसपास। एंड उस 3 से 4 महीने आपको क्या करना है, कैसे इनकम जनरेट करनी है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि ईटीएफ डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा ले। मेरा डिसीजन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं देखता हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक कैसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एनर्जी सेक्टर देखा हुआ है नॉर्मल। अब मैं डिसीजन कैसे लेता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर जो आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेता हूँ कि हाँ अब मैं इस सेक्टर में डाल सकता हूँ। अब तो अगर आपको ईटीएफ का कोई अंदाजा नहीं है कि ईटीएफ में कैसे डालना है कैसे नहीं डालना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। एंड ईटीएफ में जो भी आपने डाला हुआ है अमाउंट, ठीक है, जो भी कैपिटल आपने डिप्लॉय किया हुआ है ईटीएफ में, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे अगर आपके पास 2 लाख के आसपास है, ठीक है। अब 2 लाख को आपको क्या करना है कि आपको 70-30 में डिवाइड करना है इसको, 70% एंड 30%। तो 70% आप सिर्फ ईटीएफ में डालोगे, बाकी 30% आपके डीमैट अकाउंट में ऐसे कैसे रहना चाहिए। एंड जो 70% आपका पड़ा हुआ है ना, वो ही सिर्फ आप ईटीएफ में डालो। एंड उसको ईटीएफ में एंड उसको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कम से कम आपके पास एट अ टाइम 4 to 5 ईटीएफ होने चाहिए, ठीक है, जो कि अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है, या फिर अलग अलग ऐसे भी हो सकता है, मोमेंटम ईटीएफ भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे ईटीएफ जो काफी सारी कंपनीज में डिप्लॉयड है, पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है पर काफी सारे, जैसे मैंने अभी अल्फा आपको दिखाया। या फिर आप जैसे ऑटो बीज हो गया तो सिर्फ ऑटो में पैसा डालते हैं, या फिर आप जो कंजप्शन है ये काफी चीजों में डालते हैं, एफएमसीजी सिर्फ एफएमसीजी में डालते हैं। तो आप ऐसे में भी डाल सकते हो जो काफी सारे सेक्टर्स में डालते हैं पैसा, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर में डालते हैं, आप ऐसे में भी डाल सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आप ईटीएफ वाला काम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव प्ले नहीं करना है, आपको एग्रेसिव जाना है मार्केट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स में भी कौन से में, अगर आपको बहुत एग्रेसिव जाना है तो आप निफ्टी 500 में जा सकते हो, कि वहां पे आपको स्मॉल कैप कंपनीज भी बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें मूव बहुत अच्छा आता है। आप निफ्टी 200 में भी जा सकते हो, निफ्टी 100 में भी जा सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ज्यादा स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, या फिर ज्यादा आपको ऑप्शंस चाहिए कि कितने ऑप्शंस है मेरे पास स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, तो मैं प्रीफर करूंगा निफ्टी 200 के में आप जा सकते हो। एंड इन स्टॉक्स में जिसमें मोमेंटम होने वाला हो, ठीक है, मोमेंटम कैसे देखते हैं वो एक अलग कहानी है, कि कैसे टेक्निकली रीड करते हैं किसी भी स्टॉक को, वो एक अलग कहानी है। बट अगर आपको ये सब टेक्निकली नहीं आता तो आप ईटीएफ में जाओ। अगर आपको आता है, आप टेक्निकली एनालाइज कर सकते हो, तो आप इसमें स्टॉक्स में आ सकते हो। मैं दोनों चीजें करता हूँ। जब मार्केट कंडीशन के हिसाब से, मार्केट कंडीशन खराब होती है तो मैं ईटीएफ में आ जाता हूँ, मार्केट कंडीशन सही होती है तो मैं स्टॉक्स के अंदर आ जाता हूँ। तो मैं डायनेमिक हूँ, मैं किसी में भी आ जाता हूँ जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है उसके हिसाब से। तो स्टॉक्स में अगर आपको करना है तो स्टॉक्स में कर सकते हैं, ईटीएफ में अगर आपको करना है तो ईटीएफ में कर सकते हैं। एंड उसको मैनेज कैसे करना है, जो भी आप प्लेज कर रहे हो अमाउंट, उस प्लेज्ड अमाउंट को आप कैसे डिप्लॉय करोगे, स्ट्रेटजीज कौन सी डिप्लॉय करोगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी में आप आओगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक, मैंने आपको बोला कि नीचे की साइड का आपको जो है प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड में तो आप मार्केट अगर ऊपर गया तो एटीएफ आपने बाय कर रखे हैं, या फिर स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हैं, तो आप वैसे भी बुलिश ही हो मार्केट पे। तो आपको सबसे पहले आके एक पुट बाय कर लेना है, जो कि स्लाइटली एटीएम भी हो सकता है या थोड़ा सा ओटीएम भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने बहुत दूर की जाके अब 21,000 की पुट बाय कर ली, 4-5 हजार पॉइंट दूर जाके, नहीं, मार्केट के आसपास ही, मतलब या तो एट द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आप बाय कर सकते हो। या 24,000 अभी दिसंबर का फ्यूचर चल रहा है, वैसे तो मार्केट प्राइस अभी करंटली चल रहा है 23,700, पर दिसंबर का अभी जो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट लगी हुई है वो 300 पॉइंट की है, तो 24,000 के आसपास हमारा अभी एटीएम चल रहा है दिसंबर का। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 554 रुपीज की 23,000 की पुट बाय कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट ये कंडीशंस फॉलो करता है, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन कि जो विक्स होगा वो लगभग 15% से ऊपर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या, वॉलिटिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि मार्केट नीचे होना चाहिए हमेशा। जब भी मार्केट नीचे आए तो पुट हमें महंगे चाहिए बेचने के लिए, क्योंकि हमने बाय तो ऑलरेडी कर रखा है, पर सेल हमें कब करना है, सेल हमें तब करना है जब मार्केट नीचे हो। फॉर एग्जांपल आज मार्केट बढ़ा हुआ है तो आज आप पुट सेल नहीं करोगे, कल मार्केट गिर गया, अगर 2% गिर गया, 1% किया, जितना भी गिर गया, तो आप पुट सेल कर सकते हो। जितना लो पे आपको पुट मिल रहा है सेल करने के लिए, जितना सपोर्ट है उसके आसपास, तो आप वहां पे पुट सेल कर सकते हो। लो पे हमेशा आपको पुट सेल करना है, कभी भी हाई पे पुट सेल नहीं करना है। थर्ड, कोई न्यूज आने वाली हो या फिर कोई भी इवेंट पब्लिक होने वाला हो, तो आप उससे पहले जो है पुट सेल कर सकते हो, ताकि आपको जो वॉलिटिलिटी क्रश होता है उसका भी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 3 ये सिचुएशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए, 3 जो सिनेरियोज हैं ये फुलफिल होने चाहिए, तभी आप किसी पुट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 15 के आसपास का विक्स चला हुआ है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैं क्या करूंगा,
अब जो मैंने बाय किया हुआ है, अब यहाँ पे उसका डेल्टा देखो 21 का डेल्टा है, मतलब अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा 0.2 पैसा मूव करेगा मेरा ऑप्शन। अब यहीं पे आपको क्या करना है कि इससे आधे का भी आधा उसका सेल करना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 22,500 इसकी 40 रुपीज के आसपास की इसकी पुट चल रही है। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये जो 30 जनवरी की इसने क्वांटिटी ली है या 25 लिए, एंड दिसंबर की जो लिए इसने क्योंकि लॉट साइज चेंज हो गए 75 लिए, तो आप इसको भी 3 कर दोगे क्योंकि आपको बाद में करना ही पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे आप नीचे की साइड में क्या हो, सेफ हो। कहाँ तक, कितना परसेंटेज, लगभग 9% के आसपास आप सेफ हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्केट ऊपर गया तो आपको ETF स्टॉक में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट आपकी ये रेंज पार करना शुरू करता है, मतलब अगर मार्केट ये रेंज पार करना शुरू करता है, आपके प्राइस से 1% भी ऊपर जाता है, तो आपने जहां पे जो पुट सेल किया है ना 22,500 के आसपास का, आप और लॉट इंक्रीज करते जाओगे 22,600 के, 700 के, मतलब आप सेल करते जाओगे जब तक मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, एंड आप वीकली में भी कर सकते हो अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंथली ही सिर्फ जाओ एंड मंथली में सेल करते जाओ। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है उसके डेल्टा के आधे से आधा ही होना चाहिए वो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 20 डेल्टा बाय किया हुआ है, तो कभी भी आपका 7, 8, 9 डेल्टा से ज्यादा कभी भी आपका जो पुट सेल कर रहे हो वो कभी भी नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 6 डेल्टा का शॉर्ट किया हुआ है, तो 10 से नीचे रहना चाहिए हमेशा, आपको ये बेसिकली याद रखना है। ठीक है, ताकि आपका जो रिस्क एक्सपोजर है वो लिमिटेड रहे मार्केट के अंदर। और भी कई सारी स्ट्रेटेजीज आप डिप्लॉय कर सकते हो, या आप कॉल की साइड में भी कर सकते हो, बट अब मैं प्रीफर करता हूँ कि पुट की साइड में, क्योंकि जनरली जब वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो पुट की साइड में प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड वैसे अब अगर वॉलिटिलिटी कम है तो ये कॉल की साइड में भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ये डिपेंड करता है काफी चीजों पे, क्योंकि अगर ये सब बताने जाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। अब एक ही स्ट्रेटजी आपने चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्ट्रेटजी चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्ट्रेटजी चूज कर लिया, फिर और कोई भी स्ट्रेटजी चूज कर ली। अब आपको इसमें ब्रशअप करना है, इसमें एक्सेल करते जाना है, इसमें आपको परफेक्ट होते रहना है। ठीक है, अब नई स्ट्रेटजी मान लो अब आज मैंने ये डिप्लॉय कर दी, कल मैंने कैलेंडर स्प्रेड दूसरा डिप्लॉय कर दिया, फिर मैंने एक आयरन फ्लैट डिप्लॉय कर दी, फिर मैंने आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय कर दिया, फिर मैंने स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दिया। तो आप नई नई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते रहोगे तो किसी में एक्सेल नहीं कर पाओगे। अगर मैं कैलेंडर स्प्रेड सिर्फ ट्रेड करता हूँ, डायगोनल हो चाहे फिर वो हॉरिजॉन्टल कैलेंडर स्प्रेड हो या फिर कोई भी वो वर्टिकल हो, मैं कोई भी अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड से ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें ही एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ। मैं नई चीजों में नहीं जाता हूँ तो फिर मैं पहले उसको सीखता हूँ, देन उसमें नई चीजों में जाता हूँ। एंड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में अगर जा रहे हो तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी रहनी चाहिए 3 to 6% आपका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए मंथली। एंड जो आपका लॉस एपेटाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 to 3% का मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर। ETF की जो गूगल शीट है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये वाली, तो ये अगर आपको ETF की गूगल शीट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ETF लिख देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये वाली जो शीट है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शीट है, इसमें आप काफ़ी तरीकों से ट्रेड कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जो है इंटीग्रेटेड है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे करके तो अपने आप फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं।